नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया पहले उसे देख लें ताकि आप इस भाग को बेहतर समझ सकें। आज हम चर्चा करेंगे किताब के 7वें अध्याय आदत की शक्ति पर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। हम समझेंगे कि आदतों को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें बदलने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे आदतों के 3 हिस्से: संकेत, रूटीन और इनाम। आदतों को बदलने की प्रक्रिया कैसे नई सकारात्मक आदतें विकसित करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस अध्याय पर चर्चा शुरू करते हैं। 7, आप क्या चाहते हैं यह आपसे पहले टारगेट कॉरपोरेशन को कैसे पता चल जाता है जब कंपनियां आदतों का पूर्वानुमान लगाती हैं और चालाकी से उनमें हेरफेर करती है। एक एंड्रयू पोल ने हाल ही में टारगेट कॉरपोरेशन के डाटा विशेषज्ञ के तौर पर काम शुरू किया था। एक दिन मार्केटिंग विभाग के सहकर्मी उसके पास आए और उन्होंने एंड्रयू से कुछ सवाल पूछे। एंड्रयू शायद ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए इस धरती पर आया था। क्या तुम्हारा कंप्यूटर यह पता लगा सकता है कि हमारी कौन सी ग्राहक गर्भवती है, भले ही वह चाहती हो कि हमें इस बारे में कुछ पता न चले? पोल एक स्टेटिस्टिशियन यानी सांख्यिकीविद था। उसका पूरा जीवन ही डाटा का इस्तेमाल करके लोगों को समझने के इर्द गिर्द घूमता था। वह उत्तरी डकोटा के एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा था। जब उसके दोस्त 4H या रॉकेट मॉडल बनाने में व्यस्त होते थे, तो वह कंप्यूटरों के साथ खेल रहा होता था। कॉलेज के बाद उसने सांख्यिकी में और फिर अर्थशास्त्र में डिग्रियां हासिल की। अर्थशास्त्र की डिग्री लेने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी के उसके ज्यादातर दोस्त या तो बीमा कंपनियों में नौकरी करने लगे या सरकारी प्रशासनिक अधिकारी बन गए, पर पोल एक अलग ही रास्ते पर था। उसे तो यह जानने का जुनून था कि अर्थशास्त्री कैसे पैटर्न विश्लेषण का इस्तेमाल करके इंसानी स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पोल ने स्वयं भी कुछ अनौपचारिक किस्म के प्रयोगों में अपना हाथ आजमाया था। एक बार उसने एक पार्टी रखी और अपने सारे दोस्तों को बुलाया। पार्टी में उसने उनके पसंदीदा चुटकुलों पर मतदान करवाकर एक ऐसा गणितीय मॉडल तैयार किया जिससे सर्वश्रेष्ठ वन लाइनर, एक पंक्ति का चुटकुला का पता लगाया जा सके। उसने तो ये पता लगाने की भी कोशिश की कि पार्टियों में बिना बेवकूफ दिखे लड़कियों से आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने के लिए उसे कुल कितनी बियर पीनी पड़ेगी। ये पोल के कई अध्ययनों में से एक ऐसा अध्ययन था जिसका परिणाम कभी सही नहीं आता था। ये सारे प्रयोग बचकाने थे, पर एंड्रयू पोल अच्छी तरह जानता था कि कैसे कॉरपोरेट अमेरिका डाटा का इस्तेमाल करके लोगों के पूरे जीवन की जांच पड़ताल करता है। पोल इसी का हिस्सा बनना चाहता था। इसीलिए जब ग्रेजुएशन के बाद उसने सुना कि ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी हॉलमार्क कंसास सिटी में सांख्यिकीविदों को भर्ती कर रही है, तो उसने तुरंत इस नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। जल्द ही वह हॉलमार्क कंपनी के सेल्स डेटा की जांच करके इस तरह की चीजें पता लगा रहा था कि जन्मदिन के कौन से कार्ड ज्यादा बिकते हैं, हाथी की तस्वीरों वाले या पांडा की तस्वीरों वाले, और दादी के घर जाने पर क्या होता है कि कार्ड लाल रंग में ज्यादा मजेदार लगते हैं या नीले रंग में। उसके लिए यह सब करना स्वर्ग जैसा अनुभव था। इसके 6 साल बाद सन 2002 में जब पोल को यह पता चला कि टारगेट कॉरपोरेशन, अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नंबरों के विशेषज्ञ हों, तो वह फौरन इस कंपनी में भर्ती हो गया। वह जानता था कि जहां तक डाटा इकट्ठा करने की बात है, टारगेट कॉरपोरेशन एक अलग ही स्तर की जगह है। हर साल लाखों ग्राहक टारगेट कॉरपोरेशन के 1147 स्टोर्स में खरीदारी करने आते थे और कंपनी को अपने बारे में करोड़ों जानकारियां दे जाते थे। इनमें से ज्यादातर को अंदाजा भी नहीं था कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं। वे अपने कस्टमर लॉयल्टी कार्ड का उपयोग करते और इससे उन्हें डाक द्वारा जो कूपन मिलते, वे खुशी खुशी उनका इस्तेमाल करते या फिर खरीदारी के लिए अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि टारगेट कॉरपोरेशन उनकी हर खरीदारी को एक व्यक्तिगत जनसांख्यिकी प्रोफाइल से लिंक कर रहा है। एक सांख्यिकीविद के लिए यह डाटा किसी जादुई खिड़की जैसा था
जिससे वह ग्राहकों की निजी प्राथमिकताओं में झांक सकता था। टारगेट कॉरपोरेशन के स्टोर्स में किराने से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर तक सब कुछ बेचा जाता था। अपने ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का करीब से विश्लेषण करके कंपनी के विशेषज्ञ इस बात का पूर्वानुमान लगा सकते थे कि हर ग्राहक के घर में क्या चल रहा है। जैसे अगर कोई ग्राहक नए तौलिए, चादरें, बर्तन, कड़ाही और खाने की फ्रोजेन चीजें खरीद रहा है, तो इसका अर्थ है कि शायद उसने नया घर खरीदा होगा या शायद उसका तलाक होने वाला होगा। इसी तरह अगर कोई ग्राहक कीड़ों को मारने वाले ढेर सारे स्प्रे, बच्चों के कपड़े, फ्लैश लाइट, ढेर सारी बैटरीज, रियल सिंपल सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी का सामान और वाइन की बोतल खरीद रहा है, तो इसका अर्थ है कि शायद उसके बच्चे जल्द ही समर कैंप में जाने वाले हैं और वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय अकेले बिताने की तैयारी कर रहा है। टारगेट कॉरपोरेशन की नौकरी में पोल को अमेरिकी ग्राहकों का उनके अपने ही घर में अध्ययन करने का मौका मिला। उसका काम था ऐसे गणितीय मॉडल बनाना जिनकी मदद से डाटा का विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सके कि किस ग्राहक के घर में बच्चे हैं, कौन सा ग्राहक अविवाहित है, कौन सा ग्राहक बाहर घूमने फिरने में रुचि रखता है और किसे आइसक्रीम या रोमांटिक उपन्यास पसंद है। पोल एक ऐसा गणितीय विशेषज्ञ बनना चाहता था जो ग्राहकों के मन की बात और उनकी आदतें जान ले, ताकि उन्हें खरीदारी में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए मनाया जा सके। फिर एक दिन पोल के मार्केटिंग विभाग के कुछ सहकर्मी उसके पास आए। वे अपनी महिला ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न की मदद से यह पता लगाना चाहते थे कि उनमें से कौन सी महिला गर्भवती है। गर्भवती महिलाएं और नए नए माता पिता बने ग्राहक रिटेल बिक्री की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक माने जाते हैं। दरअसल इस समूह के ग्राहक सबसे अलग होते हैं क्योंकि वे नए नए उत्पादों के भूखे होते हैं और इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट कितना महंगा है। इसीलिए इन ग्राहकों से कंपनियां सबसे ज्यादा लाभ कमाती हैं और यहाँ सिर्फ शिशुओं के पोतड़ों, डायपर्स और वाइप्स की बात नहीं हो रही। शिशुओं के माता पिता अचानक जीवन में आई बच्चे की जिम्मेदारी से इतने बेहाल होते हैं कि जहां से वे अपने बच्चों के लिए दूध की बोतलें या स्वास्थ्यवर्धक पाउडर खरीदते हैं, वहीं से वे अपनी ज़रूरत की अन्य चीज़ें भी बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं। फिर चाहे वह जूस हो, मोजे हों, टॉयलेट पेपर हो या बच्चों को पालने के नुस्खे बताने वाली पुस्तकें। हाल ही में माता पिता बने ग्राहक अगर टारगेट कॉरपोरेशन के स्टोर्स में खरीदारी करके आते थे तो फिर वे सालों तक वहीं से सब कुछ खरीदते थे। कौन सी महिला ग्राहक गर्भवती है, ये पता लगाने का अर्थ था कंपनी के लिए लाखों डॉलर की अतिरिक्त कमाई सुनिश्चित करना। पोल इस नई चुनौती से बहुत उत्साहित था। उसके जैसे किसी सांख्यिकीय भविष्यवक्ता के लिए इससे बेहतर भला और क्या होगा कि वह न सिर्फ कंपनी के ग्राहकों के मन की बात जान सकता है, बल्कि यह भी पता लगा सकता है कि उनके बेडरूम में क्या चल रहा है। इस परियोजना के पूरा होने तक पोल को लोगों की अंतरंग जिंदगी में ताक-झांक करने के खतरे से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक सीखने का मौका मिलने वाला था। उदाहरण के लिए वह सीखने वाला था कि कई बार आप जो जानते हैं उसे छुपाना उसे जानने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही सभी महिला ग्राहक इस बात को लेकर उत्साहित नहीं होंगी कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम उनकी जिंदगी में झांककर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि भविष्य में बच्चे पैदा करने को लेकर उनकी योजना क्या है। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि हर कोई यह नहीं मानता कि गणितीय तरीकों से उनके मन की बात पता लगाना मजेदार चीज है। इसे देखकर शायद बाहरी लोगों को यही लगेगा कि यह सब कुछ बिग ब्रदर, अपने प्रतियोगियों की जिंदगी में ताक झांक करने वाला एक अमेरिकी टीवी कार्यक्रम जिस पर भारतीय टीवी कार्यक्रम बिग बॉस आधारित है, जैसा है। पोल ने मुझसे कहा, इससे कुछ लोग असहज महसूस करने लगते हैं। एक समय था जब टारगेट कॉरपोरेशन जैसी कंपनी एंड्रयू पॉल जैसे किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20 साल पहले तक रिटेल कंपनियां डाटा से संचालित होने वाले ऐसे गंभीर विश्लेषण नहीं करती थी। उस समय तो टारगेट कॉरपोरेशन के अलावा किराने की अन्य दुकानें, शॉपिंग मॉल, ग्रीटिंग कार्ड बेचने वाले, कपड़ों के व्यापारी और अन्य कंपनियां लोगों के मन में झांकने के सबसे पुराने तरीकों पर निर्भर थी। वे पेशेवर मनोविश्लेषक को काम पर रखती थी जो आधी अधूरी वैज्ञानिक रणनीतियां बताते रहते थे और दावा करते थे कि इन्हें लागू करने से ग्राहक
ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेगा। ऐसे कुछ तरीके आज भी चलन में हैं। जैसे अगर आप वॉलमार्ट या होम डिपो के किसी स्टोर में जाएं या फिर अपने इलाके के किसी अन्य शॉपिंग सेंटर में जाइए और गौर करें, तो आपकी नज़र व्यापारियों की उन चालबाजियों की ओर जरूर जाएगी जिन्हें वे बरसों से इस्तेमाल करते आए हैं। ये ऐसी चालबाजियां हैं जिनकी मदद से आपके अवचेतन मन का फायदा उठाया जाता है ताकि आप खरीदारी पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। उदाहरण के लिए, खाने पीने की चीजों की खरीदारी में किसी किराने की दुकान में घुसते ही आमतौर पर आपको ढेर सारे फल और सब्जियां एक कतार में सजे हुए नजर आते हैं। अगर तार्किक ढंग से सोचा जाए तो किसी सामान को दुकान के सामने वाले हिस्से में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप शुरुआत ही उन्हें अपनी कार्ट पहियों वाली टोकरी में रख लेंगे तो बाद में उनके ऊपर रखे गए सामान के दबाव से वे दब जाएंगे, जिससे उनके जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। कायदा ये कहता है कि फल और सब्जियों को दुकान के उस हिस्से में रखना चाहिए जहां आप खरीदारी के अंत में बिल चुकाते हैं, ताकि आप उन्हें अंत में उठाएं। पर मार्केटिंग विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने सालों पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि अगर ग्राहक खरीदारी की शुरुआत स्वास्थ्यवर्धक चीजों से करता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि बाद में जब उसकी नज़र डोरिटो, ओरियो या फ्रोजन पिज्जा जैसे स्वादिष्ट लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों पर पड़ेगी तो वह उन्हें भी फौरन खरीद लेगा। स्वास्थ्यवर्धक चीजों को सबसे पहले खरीदने से ग्राहक के अवचेतन में यह भाव पैदा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण खरीदारी के अंत में जब वह आइसक्रीम या ऐसा ही कोई अन्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ खरीदता है तो उसे ग्लानि महसूस नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग किसी दुकान में प्रवेश करते ही अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं। क्या आपको पता था कि आप दाईं ओर मुड़ते हैं? निश्चित ही आप दाईं ओर मुड़ते होंगे। ऐसे कई वीडियो टेप्स उपलब्ध हैं जिनमें दिखाया गया है कि दुकान में प्रवेश करते ही ग्राहक दाईं ओर मुड़ जाते हैं। ग्राहकों की इस प्रवृत्ति की वजह से रिटेल व्यापारी अपनी दुकानों में दाईं ओर सबसे अधिक लाभ देने वाले उत्पाद रखते हैं ताकि ग्राहक नजर पड़ते ही उन्हें खरीद लें। सूप और सीरियल अनाज से बना एक खाद्य पदार्थ जो अक्सर नाश्ते में खाया जाता है का मामला भी कुछ ऐसा ही है। जब इनके डिब्बों को दुकान की अलमारी में इनके नाम के क्रम में नहीं रखा जाता तो ग्राहक हर तरह के ब्रांड के डिब्बों पर नजर डालता है। यानी अगर आपको चावल वाले और किशमिश वाले सीरियल के डिब्बे चाहिए तो वे शायद ही आपको पास पास रखे मिले। इसीलिए आपको जिस प्रकार का या जिस ब्रांड का सीरियल चाहिए उसे ढूंढने के लिए आपको पूरी अलमारी खंगालनी पड़ती है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में आपको शायद किसी और ब्रांड का सीरियल भी पसंद आ जाए और आप उसे भी खरीद लें। रिटेल व्यापारी यही तो चाहते हैं। रिटेल व्यापारियों की इस तरह की रणनीतियों के साथ समस्या ये होती है कि वे हर ग्राहक को एक ही नजरिए से तोलती हैं। इस लिहाज से ये रणनीतियां बड़ी पुरानी किस्म की जान पड़ती है, जिसमें अलग अलग ग्राहक की खरीदारी संबंधी आदतों को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने के बजाय एक ही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 20 सालों में जैसे जैसे रिटेल बिजनेस में प्रतियोगिता बढ़ी है, वैसे वैसे टारगेट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां समझने लगी हैं कि ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ पुरानी रणनीतियों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कंपनियों का लाभ बढ़ाने का सिर्फ यही एक तरीका था कि ग्राहकों की आदतों के बारे में पता लगाकर उनकी प्राथमिकताओं को समझा जाए और फिर उस हिसाब से हर ग्राहक को लुभाने के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाए। रिटेल कंपनियों को इस बात का एहसास होने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि अब वे इस बात को लेकर भी जागरूक हो रही हैं कि ग्राहक की आदतें कैसे उसके खरीदारी के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कई प्रयोगों के परिणाम देखने के बाद व्यापारियों को एहसास हो गया कि अगर वे किसी तरह हर ग्राहक की आदतों को समझने में कामयाब हो जाए तो फिर वे उसे कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं और उसे इसका पता भी नहीं चलेगा। एक अध्ययन में तो ग्राहकों को उस समय वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया जब वे किराने के बड़े बड़े स्टोर्स में प्रवेश करते थे। ये अध्ययन कर रहे शोधकर्ता जानना चाहते थे कि लोग खरीदारी का निर्णय कैसे लेते हैं। उनकी नज़र खास तौर पर ऐसे खरीदारों पर थी जो खरीदारी के लिए सामान की सूची बनाकर लाते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये उस श्रेणी के ग्राहक थे जो पहले ही तय कर चुके थे कि उन्हें क्या खरीदना है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि सामान की सूची साथ लाने के बावजूद इन ग्राहकों ने खरीदारी संबंधी 50% से भी ज्यादा निर्णय उसी समय ले जब उनकी नजर अलमारी में रखे किसी खास प्रोडक्ट पर पड़ी, क्योंकि इन खरीदारों की आदतें सूची के हिसाब से सामान लेने के उनके इरादों से ज्यादा सशक्त थीं। जैसे एक खरीदार स्टोर में प्रवेश करते ही से खुद बुदबुदाया, ओह तो यहाँ आलू के चिप्स भी रखे हैं, पर मुझे इनसे बचना चाहिए। अरे ये क्या, यहाँ तो आलू के चिप्स की सेल चल रही है। इसके बाद उसने फौरन चिप्स का एक बड़ा पैकेट उठाकर अपनी कार्ट पहियों वाली टोकरी में रख लिया। इसी तरह कुछ खरीदार बार बार एक ही ब्रांड का सामान लेते थे, भले ही वे ये मान चुके हों कि उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं है। मैं कोई फॉल्गर्स कॉफी की दीवानी नहीं हूँ, पर मैं हमेशा यही खरीदती हूँ। वैसे भी इसके अलावा और कुछ है ही कहाँ स्टोर में, एक महिला खरीदार ने कहा, जबकि उसके बगल में रखी अलमारी में कॉफी के ढेरों ब्रांड्स रखे हुए थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्राहक जब भी खरीदारी करते हैं, हर बार खाने का सामान एक समान मात्रा में खरीदते हैं, भले ही वे अपना वजन घटाने के लिए कम खाने का प्रण लेकर बैठे हों। इस बारे में दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के 2 मनोविश्लेषकों ने सन 2009 में लिखा था, ग्राहक अक्सर अपनी आदतों के गुलाम होते हैं और उसी के अनुसार खरीदारी करते हैं, यानी वे अपने नए लक्ष्यों को भूलकर हर बार स्वतः ही अपना पिछला व्यवहार दोहराने लगते हैं। हालांकि इन सभी अध्ययनों का एक आश्चर्यजनक पहलू यह था कि भले ही सारे ग्राहक खरीदारी संबंधी निर्णयों के लिए अपनी आदतों पर निर्भर थे, पर हर ग्राहक की आदतें भी अलग अलग थीं। जिस खरीदार को आलू के चिप्स पसंद थे, वह जब भी स्टोर में आता तो बाकी चीजों के साथ हर बार एक पैकेट चिप्स भी खरीद लेता था। पर फॉल्गर कॉफी खरीदने वाली महिला ग्राहक कभी उस अलमारी के पास तक नहीं गई जहां वे चिप्स रखे थे। ऐसे भी लोग थे जो घर में पर्याप्त दूध रखा होने के बावजूद भी स्टोर में आकर दूध ही खरीदते थे। ऐसे भी लोग थे जो हर बार मिठाइयाँ जरूर खरीदते थे और साथ ही यह भी कहते रहते थे कि वे अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूध खरीदने वाले ने कभी मिठाई खरीदी हो या मिठाई के ग्राहक ने दूध लिया हो। हर ग्राहक की आदतें अलग अलग थीं। टारगेट कॉरपोरेशन लोगों की इन्हीं अलग अलग आदतों का फायदा उठाना चाहता था। पर जब आपकी सैकड़ों दुकानों पर हर दिन लाखों ग्राहक आ रहे हों, तो उनकी प्राथमिकताओं और खरीदारी के उनके पैटर्न्स पर नजर कैसे रखी जाए? इस सवाल का जवाब है ग्राहकों से जुड़ा ढेर सारा डाटा इकट्ठा करके, यानी इतना सारा डाटा जिसे इकट्ठा करना पहले पहल कल्पना से परे लगे। करीब 10 साल पहले टारगेट कॉरपोरेशन ने डाटा के ऐसे विशाल वेयर हाउस बनाने शुरू किए जिनमें हर ग्राहक के लिए एक अलग कोड तय कर दिया गया और उसे जानबूझकर गेस्ट आईडी नंबर नाम दिया गया। इससे हर ग्राहक की खरीदारी पर नजर रखना आसान हो गया। जब भी कोई ग्राहक टारगेट कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता या बिल चुकाते समय नियमित खरीदार का अपना टैग दिखाता, डाक द्वारा मिले कूपन का इस्तेमाल करके खरीदारी करता, कस्टमर हेल्पलाइन पर फोन करता, कोई रिफंड मिलने पर दिए गए सर्वे का फॉर्म भरता, टारगेट कॉरपोरेशन द्वारा भेजा गया कोई ईमेल खोलता, target.com वेबसाइट खोलता या कभी ऑनलाइन खरीदारी करता, तो कंपनी के कंप्यूटर में इसकी विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड हो जाती। ग्राहक की हर खरीदारी का रिकॉर्ड उसके गेस्ट आईडी नंबर के साथ लिंक कर दिया जाता। इसमें साथ ही साथ हर उस चीज की जानकारी भी होती जो ग्राहक ने पहले कभी खरीदी थी। इसके अलावा उस गेस्ट आईडी नंबर के साथ खरीदारों की वे जनसांख्यिकीय सूचनाएं भी लिंक कर दी जाती, जो या तो टारगेट कॉरपोरेशन ने खुद इकट्ठा करके रखी होती थी या फिर किसी और कंपनी से खरीदी होती थी। इन सूचनाओं में खरीदारों की उम्र, उनकी वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, घर का पता, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, स्टोर तक जाने में लगने वाला समय और उनकी अनुमानित आय के साथ साथ यह जानकारी भी शामिल थी कि क्या वे हाल ही में अपने इलाके में रहने आए हैं, वे कौन सी वेबसाइट्स खोलते हैं और कौन से क्रेडिट कार्ड रखते हैं। टारगेट कॉरपोरेशन ऐसा डाटा भी खरीद सकता है जिससे खरीदारों की जातीयता, उनकी पिछली और हालिया नौकरी का ब्यौरा, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं के अलावा ये जानकारी भी होती है कि क्या वे कभी दिवालिया हैं, उन्होंने अपना घर कब खरीदा या खवाया, वे कौन से स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं और वे फला फला ब्रांड की कॉफी
टॉयलेट पेपर, सीरियल और ई-एनपल सॉस पसंद करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ इन्फिनीग्राफ जैसी डाटा बेचने वाली कंपनियां भी हैं जो मैसेज बोर्ड्स और इंटरनेट फोरम्स में खरीदारों की ऑनलाइन बातें सुनकर इस बात का पता लगाती हैं कि लोग किस प्रोडक्ट के बारे में सकारात्मक बातें कर रहे हैं। रैपलीफ नामक एक फर्म खरीदारों के बारे में तरह तरह की सूचनाएं बेचती है, जैसे उनका राजनीतिक झुकाव किस ओर है, पढ़ने की आदत कैसी है, वे कहाँ और कितनी चैरिटी करते हैं, उनके पास कितनी कारें हैं और वे धार्मिक समाचार सुनना पसंद करते हैं या सिगरेट जैसी चीजों की खरीदारी पर छूट पाना चाहते हैं। अन्य कंपनियां ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन पर पोस्ट की गई तस्वीरों का विश्लेषण करती हैं। इस तरह वे उन ग्राहकों को अलग अलग श्रेणी में बांटकर उनका कैटलॉग तैयार करती हैं, जैसे कौन सा ग्राहक मोटापे से ग्रस्त है और कौन बहुत पतला है, किसकी लंबाई अच्छी है और कौन ठिगना है, सिर पर बाल हैं या गंजा है, और इन सब के परिणाम स्वरूप वह किस तरह के उत्पाद खरीदना पसंद करेगा। टारगेट कॉरपोरेशन ने अपने बयान में यह बताने से मना कर दिया कि वह किन जनसांख्यिकीय कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहक से जुड़ी कैसी सूचनाओं का अध्ययन करता है, व्यावसायिक अपने फायदे के लिए डाटा और विश्लेषण का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस विषय के प्रमुख शोधकर्ता टॉम डेवेनपोर्ट कहते हैं, पहले कंपनियों को अपने ग्राहकों के बारे में सिर्फ उतना ही पता होता था जितना ग्राहक उन्हें बताना चाहता था, पर अब जमाना बदल गया है। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आज बाजार में ग्राहकों के बारे में कितनी सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। इन सूचनाओं को हर कंपनी खरीदती है क्योंकि बाजार में टिके रहने का यही एक तरीका है। जैसे अगर आप सप्ताह में एक बार शाम के 6 बजे के आसपास कुल्फी खरीदने के लिए टारगेट कॉरपोरेशन के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या हर जुलाई और अक्टूबर के महीने में बड़े आकार की कचरे वाली पन्नियाँ खरीदते हैं, तो टारगेट कॉरपोरेशन के सांख्यिकीविद अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से यह जान लेंगे कि आपके घर में बच्चे भी हैं, आप किराने का सामान ऑफिस से लौटते समय लेते हैं, आपके घर में एक बगीचा भी है जहां गर्मी के मौसम में घास काटनी जरूरी होती है और आपको ऐसे पेड़ भी लगाने हैं जिनकी पत्तियां पतझड़ के मौसम में टूट कर गिर जाती हैं। ये सांख्यिकीविद अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए आपकी खरीदारी के अन्य पैटर्न्स पर भी नजर रखेंगे और जान लेंगे कि आप कभी कभी सीरियल, अनाज से बना एक खाद्य पदार्थ जो नाश्ते में दूध के साथ खाया जाता है, तो खरीदते हैं, पर दूध कभी नहीं लेते, जिसका अर्थ है कि आप कहीं और से दूध खरीदते हैं। ये पता लगने के बाद टारगेट कॉरपोरेशन आपको दूध खरीदने के लिए ऐसे कूपन भेजेगा जिनमें आपको 2% की छूट मिले। इसके साथ ही आपको चॉकलेट स्प्रिंकल, स्कूल के सामान, बगीचे के फर्नीचर और अलमारी के अलावा बियर के कूपन भी भेजेगा, ताकि अगर आप दिन भर काम करने के बाद शाम को कुछ देर आराम करना चाहते हैं तो एक बियर पीकर अपनी थकावट मिटा सकें। टारगेट कॉरपोरेशन इस बात का अनुमान लगा लेता है कि आप आदतन कौन कौन सा सामान खरीदते हैं और फिर वह तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपको इस बात के लिए मनाता है कि आप वह सब सामान टारगेट के स्टोर से लें। कंपनी हर ग्राहक की व्यक्तिगत जरूरत और पसंद के हिसाब से कूपन भेजने की क्षमता रखती है, भले ही आपको इस बात का पता न लगे कि आपको डाक से जो पर्चा मिला है वह आपके पड़ोसी को मिले पर्चे से बिल्कुल अलग है। सन 2010 में पोल ने रिटेल क्षेत्र के सांख्यिकीविदों के एक सम्मेलन में शिरकत की, जहां उसने स्टेज पर खड़े होकर अपने सामने बैठे दर्शकों को बताया, गेस्ट आईडी के जरिए हमें आपका नाम, पता और आपके टेंडर का पता चल जाता है। साथ ही हमें यह भी पता चल जाता है कि आपके पास टारगेट कॉरपोरेशन का वीसा और एक डेबिट कार्ड है जिसे हम आपकी खरीदारियों से जोड़ सकते हैं। कंपनी अपने स्टोर से होने वाली करीब आधी बिक्री को किसी एक व्यक्ति विशेष से, सारी ऑनलाइन बिक्री से और करीब 1/4 ऑनलाइन ब्राउजिंग से लिंक कर सकती है। इस सम्मेलन में पोल ने दर्शकों को स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई जिसमें उसने टारगेट कॉरपोरेशन द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा का एक नमूना दिखाया। इसके अलावा पोल की स्लाइड में एक डायग्राम भी दिखाया गया था, जिसे देखकर दर्शक इतने आश्चर्यचकित हो गए कि सीटी बजाने लगे। इस पूरे डाटा के साथ एक ही समस्या है कि जब तक कोई सांख्यिकीविद इसका विश्लेषण करके अपना निष्कर्ष न दे, तब तक यह पूरा डाटा बाकी हर किसी के लिए द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।